सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई आप तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी सोल्यूशन। चलिए इसे देखते हैं। हम लोग आज 1 से 5 तक के क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। यानी कि एक सोल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में। तो यानी कि इसका पीएच 7 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 7 से बड़ा जिसका पीएच होता है वो बेस होता है, और बेस ही ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। वहाँ पे हमने आपको ट्रिक भी बताई थी वीडियो में, बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू बताई थी ना, वही वाली ट्रिक बस आप लोग अप्लाई कर देनी है। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा वो क्या है, बेस, और बेस का पीएच हमेशा 7 से बड़ा होता है, यानी कि ये हो गया 10, यानी डी हमारा सही ऑप्शन है। अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि यार जो एक सेल होता है वहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें किस चीज़ की स्मेल मिलती है, रोस्टेड एग की स्मेल मिलती है कि नहीं मिलती है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्रश्ड एग सेल को मतलब कि रिएक्ट करा दे रहे हैं एक सोल्यूशन से, फिर वो क्या हो रहा है, मतलब कि सोल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल, यानी कि क्रश्ड एग सेल है अंडे का छिलका, फिर उसके साथ हम लोग ने एक सोल्यूशन का रिएक्शन करा, तब वो क्या देता है, एक गैस देता है जो कि टर्न लाइम वाटर मिल्की। यानी कि वो गैस कौन सी है, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो होती है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लाइम वाटर किस में चेंज करता है, मिल्की में। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HCl। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन सल्फाइड है और इधर आपको क्लियर दे रहा है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे पता चला है कि नहीं, तो उससे हम जाहिर सी बात है कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaH and the amount of HCl, the same solution as before required to neutralize इट विल बी। जाहिर सी बात है, देखिए हमेशा प्रोपोर्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो सेम होता है। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि पहले हमने एक 10 ml का लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, मतलब कि पहले हमने 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया। अब यार उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एसिड ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है HCl, वो भी खाली 8 ml में वो हो जा रहा है। अब यदि वही मैं 20 ml ले लूँ तब कितना मुझे चाहिए HCl, जाहिर सी बात है वही प्रोपोर्शन में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 2 जा 16, क्योंकि ये 10 था 20 हो गया, तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। जब कभी भी हम लोग यार खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, जानते ही हैं हम लोग, पढ़े ही हैं। तो हम लोग उस समय किसका यूज करते हैं, हम लोग उस समय एंटासिड का यूज करते हैं। ये क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है एंटी एसिड, तो यानी कि जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। हम लोग जानते हैं एसिड में जो हम लोग बेस मिला देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है ना, होता है कि नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे जब हम लोग एंटी एसिड को यूज करते हैं तो वो हमारे पेट में जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एंटी एसिड का यूज करते हैं। ठीक, राइट द वर्ड इक्वेशन दे बैलेंस। देखिए फिर से वही पहले चैप्टर वाला है, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल। एक बात और, हमने ये इस चैप्टर में हम लोग ये जाने हैं कि जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि फॉर्म क्या होगा। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आगे बनेगा।
ठीक है, ये आपको आधा ही दिया है, आगे क्या बनेगा वो आप ही को लिखना है। तो वो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जो जिंक होता है प्यारे बच्चों वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए इसे क्या करेगा, मार करके भगा देगा और सल्फेट को अपने पास रख लेगा, तो हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, फिर से सेम चीज होगी, क्या होगी यार, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसमें से हाइड्रोजन को मैग्नीशियम निकाल के भगा देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव, पूरा का पूरा खेल खाली रिएक्टिव सीरीज का है, वो आपको याद होना चाहिए, जो हमने ट्रिक से याद किया था ना, ट्रिक की स्टॉप कॉलिंग मी वाला, बस वही है। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम पाउडर, फिर से अल्युमिनियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर अल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस। और ये देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ, फिर से देखिए देखिए सब वही है, सेम टू सेम सब है, सब में हाइड्रोजन रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि यार हाइड्रोजन को कोई इज्जत ही नहीं, सभी लोग मार के भगा दे रहे हैं जो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बैलेंस करना तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड। वाई? क्योंकि प्यारे बच्चों जब हम लोग, देखिए यहाँ पे दिया है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, क्योंकि प्यारे बच्चों खाली वो ही कंपाउंड एसिड कहलाते हैं जिनके पास हाइड्रोजन का आयन हो, मतलब कि only those compound containing hydrogen are considered to be acid which dissolve in water to produce H plus ion। ऐसा नहीं कि H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप लोग उन्हें क्या कह दें, आसानी से एसिड कह दें। तो एसिड के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि सभी एसिड के पास कॉमनली क्या होता है, सभी एसिड के पास कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पे H प्लस आयन जरूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज alcohol and glucose are not characterized as acid because they do not ionize to produce hydrogen ion। ठीक है, क्योंकि वे यार आयनाइज नहीं हो पाते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि H प्लस आयन का सारा मैटर है, जिसके पास H प्लस आयन है वो एसिड है, जिसके पास नहीं है, जो आयनाइज नहीं हो पा रहा है, जो उसे नहीं दिखा पा रहा है, वो क्या उसके लिए नहीं चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर। बहुत आसान है, ये हमने वीडियो में भी बहुत बार देखा था। देखिए यहाँ पे सारा खेल आयन का होता है, जिसके पास आयन है वो करेगा, जिसके पास आयन नहीं है वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो रेन वाटर होता है उसके पास आयन होते हैं, कैसे, एटमॉस्फेयर से, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके पास आयन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे इस आंसर में दिखाया गया है कि यहाँ पे कार्बोनेट का आयन होता है रेन वाटर में, इसी वजह से वो क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? क्योंकि जब यार वाटर रहेगा ही नहीं तो एसिड के पास H प्लस आयन कैसे आएगा। इसीलिए जब H प्लस आयन एसिड में आ जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यार तब वे कम्प्लीटली H प्लस आयनाइज हो जाते हैं और पूरी तरह से एसिड का काम करने लगते हैं। जबकि अब्सेंस ऑफ वाटर में क्या होता है, ये लोग ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 सोल्यूशन ए बी सी डी ई ओहो व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल वो होगा जिसका pH 7 होगा, न्यूट्रल वो होगा जिसका pH 7 होगा। क्यों? ग्रीन कलर का होता है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में 7 से बड़ा तो क्या होगा, बेस, 7 से छोटा तो एसिड, और 7 ही है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल जनरली ग्रीन कलर का होता है, याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। अब देखिए तो 7 वाला क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या है, स्ट्रांगली एसिड, यानी कि सबसे कम नंबर, 1 आ जाए तो बहुत बढ़िया, हाँ 1 आ गया, यानी कि यही स्ट्रांगली एसिड है। वीकली एसिड, यानी कि यार 7 के सबसे पास जो रहेगा वो वीकली रहेगा।
काहे? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो नंबर 7 के पास रहता है वो क्या रहता है, मतलब 7 से कम हो, ये ऐसा नहीं कि 8 ना, 7 से कम हो, जैसे 6 5 आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे तो सबसे कम में 4 ही है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, वीकली हो जाएगा। अब देखिए, वीकली एल्कलाइन, हाँ वीकली एल्कलाइन का मतलब कि यार हमारा 7 के पास रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 वाला हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी को कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। 7 के पास आया, 7 के पास आया तो हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कि जो नंबर 7 के पास आए, समझ रहे हैं ना, तो उस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अरेंज द पीएच वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रोजन आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो किस में ज़्यादा होता है, सोचिए, एसिड में। क्यों? क्योंकि एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते? तो एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा H प्लस आयन उसके पास होंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा H प्लस आयन उसके पास होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो 1 वाला है, यानी कि मुझे अरेंज करना है किस ऑर्डर में, मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। यदि मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रहा हूँ तो उसका मतलब कि मैंने हाइड्रोजन आयन वाली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे मैं पालूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर देंगे, इसे उसी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो आपको हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूँ ध्यान से। एसिड जो होते हैं उनके पास क्या होता है, H प्लस आयन होता है, तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा, और सबसे कम किस में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, जिसका पीएच 1 हो, होता है कि नहीं होता है, जिसका पीएच 1 वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यानी कि यदि मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, यानी कि सबसे कम सबसे ज़्यादा H प्लस आयन किस में होंगे, 1 में, फिर 4 में, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 11 में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए एंड एसिडिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। इन विच टेस्ट ट्यूब फीजिंग अकर मोर विग्रोसली एंड वाई। तो प्यारे बच्चों, फीजिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि यार जब कुछ झुरझुरा सा उसमें होता है ना, मतलब कुछ अजीब टाइप में होता है ना रिएक्शन के दौरान, तो उसी को हम लोग फीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग मैग्नीशियम रॉड को, मतलब रिबन को, सॉरी, मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे हमने 2 टेस्ट ट्यूब में लिया, एक ए एक और बी। अब एक में मैंने डाल दिया HCl, दूसरे में मैंने डाल दिया CH3COH यानी एसिटिक एसिड। तो हम लोग ये जानते हैं कि यार बहुत आसान है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, बहुत स्ट्रांग, एसिटिक एसिड क्या होती है, वीक एसिड। तो यार स्ट्रांग तो हाइड्रोक्लोरिक है, तो ए वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें ज़्यादा तेजी से फीजिंग होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन HCl में बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग एसिड है कि नहीं? HCl वीक एसिड है क्या? नहीं, HCl स्ट्रांग एसिड है। स्ट्रांग एसिड होने की वजह से उसमें ज़्यादा H प्लस आयन है, ज़्यादा H प्लस आयन होने की वजह से ज़्यादा तेज फीजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो ध्यान से देखिए, मिल्क, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो दूध होता है उसका पीएच, मतलब फ्रेश जो मिल्क होता है उसका पीएच कितना होता है, 6, लेकिन जब वो कर्ड में बदल जाता है तो एसिडिक हो जाता है। मतलब कि यार इसका जो पीएच है वो क्या हो गया, वो गिर गया। अब ये क्यों गिरता है, ये इसलिए गिरता है क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कर देते हैं, इसी वजह से ये क्या होता है, इसका पीएच डाउन हो जाता है और ये एसिडिक बन जाता है। ठीक है, इतना तो जानते हैं ना कि कर्ड एसिडिक होता है। तो बस इस तरह से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline?
वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। देखिए यहाँ पे जो फ्रेश मिल्क है वो स्लाइटली जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। मतलब कि यार 7 से कम पीएच है तो मतलब एसिड, ठीक है, लेकिन वीक एसिड होता है, तो हल्का सा एसिडिक जो होता है नेचर में। फिर उसके बाद जो फ्रेश मिल्क होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन बना दिया जाता है जानबूझ करके, ताकि वो बहुत ही कम तरीके से सावर हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। अब देखिए यदि वो एल्कलाइन उसमें नहीं डालता तो वो एल्कलाइन नहीं बन पाती। अब यदि एल्कलाइन नहीं बन पाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कर्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता था लैक्टिक एसिड के मदद से। इसी वजह से यहाँ पे फ्रेश मिल्क में उसने क्या डाला, स्लाइटली एल्कलाइन उसे जानबूझ करके बनाया। अब देखिए वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, क्योंकि अब ये एल्कलाइन हो गया है, जैसा कि अभी अभी हमने देख लिया है लैक्टिक एसिड की मदद से क्या हो गया है, एल्कलाइन। मतलब कि पहले लैक्टिक एसिड था, फिर उसके बाद जब उसमें थोड़ा सा एल्कलाइन डाल दिया तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये एसिड से बेस की तरफ चला गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि यदि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ पे यदि सोचिए यदि मॉइस्चर की प्रेजेंस हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये धीमे धीमे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन इसका होने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा वो कुछ देर बाद एकदम यूजलेस हो जाएगा। क्यों यार, उसकी क्वालिटी ही होती है कि वो स्ट्रांग रहे। अब जब उसका हाइड्रेशन हो जाएगी तो उसकी सारी क्वालिटी ही गिर जाएगी। इसी वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है वो कुछ समय बाद यूजलेस हो जाता है। इसी वजह से हम लोग उसे हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। बहुत ही आसान, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, किसका, एसिड और बेस का, तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, ना एसिड ना बेस, बल्कि एक नया कंपाउंड फॉर्म होकर के आता है जिसका नाम है साल्ट, और उसी के साथ साथ वाटर भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने दो एग्जांपल दिए गए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फरिक एसिड, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। उसी तरह से एक और एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 14वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसका और जो बेकिंग सोडा होता है इसका, दोनों का यूज़ इंडस्ट्री में बहुत वाइड फैक्टर पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है उसके पास पहले तो घर में ही होता है यार, क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो यार चीज़ों को साफ़ करने में मदद करती है, जैसे कि हमारे कपड़े वगैरह को। और इसके साथ साथ जो वॉशिंग सोडा होता है वो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे भी रिमूव करने में हमारी मदद करता है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जानने के लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं एंटीएसिड बनाने में, यानी कि एंटी एसिड बनाने में। क्या करने के लिए, एंटी एसिड बनाने के लिए, ताकि हमारे पेट में से एसिडिटी वगैरह की जो बीमारियां होती हैं इसे मतलब नहीं, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर में भी होता है ताकि उसका केक वगैरह बनाया जा सके। तो बस इस तरह से आपका सभी सभी जो NCERT सोल्यूशन वो ख़त्म होता है। यदि समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।